शुरुआत है अगले चैप्टर की, चैप्टर नंबर 15 आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से। डेप्रिसिएशन कोई मुझे बताएगा, दिस इज द टर्म रिलेटिंग टू व्हाट, किससे रिलेटेड है ये? एसेट्स कौन सी वाली एसेट्स? टैंजिबल एसेट। फिक्स में भी कौन सी वाली, टेंजिबल या इंटेंजिबल? तो चलो सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का जो फंडा था उसको सिर्फ दिमाग में लेके चलते हैं। देखो समझना, अगर हम बोल रहे हैं अपने पास क्या, नॉन करंट एसेट्स, कौन सी एसेट्स बोल रहे हैं? नॉन करंट एसेट्स। इसके अंदर आती है कई सारी कैटेगरीज। एक हमने बोला क्या, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। और एक बोला हम लोगों ने करंट एसेट्स, है ना, ऐसे बोलते हैं करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में करंट तो नहीं आएगा, फिक्स आएगा आपके पास। यानी कि अगर मैं बोलूं, हम इसको फिक्स भी बोलते हैं, सीधी सी बात ये, फिक्स एसेट्स भी बोला जाता है। ऐसे कर लिया। फिक्स एसेट्स की दो कैटेगरीज बना ली हम लोगों ने। एक को बोला हम लोगों ने क्या, टेंजिबल, और एक को बोला हम लोगों ने क्या, इनटेंजिबल। ठीक है। अब टेंजिबल में आपका प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब चीजें आ गया, है ना, एयर कंडीशनर आ गया आपके पास, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपके पास, इक्विपमेंट आ गया आपके पास। टेंजिबल है। टेंजिबल क्या होती है? टेंजिबल डेप्रिशिएट होती है। क्या होती है? डेप्रिशिएट होती हैं। मतलब डिक्रीज इन देयर वैल्यू। अब डिक्रीज इन देयर वैल्यू क्यों 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 होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं इनके लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं? अमोर्टाइजेशन। क्या यूज करते हैं? अमोर्टाइजेशन। याद है बचपन में अकाउंटिंग इक्वेशन में क्वेश्चन दिया था मैंने, पेटेंट अमोर्टाइज्ड, और फिर आप लोगों ने कहा था कि ये अमोर्टाइज क्या होता है। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम लोगों ने सीखा था कि जो जो पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल होता है, वो सब चीजें आपकी जो इंटेंजिबल एसेट्स है वो अमोर्टाइज, धीरे धीरे इनकी वैल्यू कम होती है। ऐसे जैसा मैंने तब भी बताया था आपको कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 2020 से लेकर 2025 तक बहुत सारी, बहुत ही कॉस्टली लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो सस्ती होने वाली हैं। उसका रीजन क्या था? फार्मास्यूटिकल में जो पेटेंट मिलता है ड्रग का वो 100 साल के लिए मिलता है, 100 ईयर्स के लिए। और ज्यादातर ड्रग्स की जो इन्वेंशन थी वो 1920, 21, 22 इसमें हुई थी। तो कोई ड्रग्स अगर 1921 में इन्वेंट हुई थी, अगर आप देखिए पेनिसिलिन देखेंगे, कितने सारे वैक्सीन वैक्सीन देखेंगे, सब ये सब वहीं शुरू हुआ था। 1921 में अगर उनका इन्वेंशन हुआ तो 100 साल कब पूरे होंगे? 2021 में। तो 100 साल तक पेटेंट मिल सकता है, 100 साल के बाद पेटेंट खत्म हो जाता है। तो जब तक उन कंपनियों के पास मोनोपॉली थी, मतलब उनके पास एकाधिकार था उसको मैन्युफैक्चर करने का, उन्होंने प्राइस अपने हिसाब से रखा। अब उनका पेटेंट खत्म हो गया। पेटेंट खत्म होने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति उन ड्रग्स को अब क्या कर सकता है? मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो ऑब्वियसली मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा, डिमांड कम। मतलब तो वो जो पेटेंट मिला था उनको 100 साल के लिए, तो अगर वो पेटेंट 1921 में आप खरीदते तो आपको बहुत महंगा मिलता। लेकिन 2020 में खरीदेंगे उस पेटेंट को तो क्या होगा? बहुत सस्ता। और 2022 में तो खरीदने की जरूरत ही नहीं है, यू कैन इजीली मैन्युफैक्चर। इसे कहते हैं अमोर्टाइज होना, डिक्रीज हो जाना, धीरे धीरे खत्म हो जाना। इसके साथ लगता है अमोर्टाइजेशन। अच्छा, एक और व्यक्ति है, उसके पास कोल माइन है। एक व्यक्ति के पास कोल माइन है। अब कोयले की खान में कोयला हमेशा रहता है क्या? हमेशा रहता है, कभी खाली नहीं होती वो, कभी तो खत्म हो जाएगी ना। तो कोल माइन एक नेचुरल रिसोर्स है। और ये नेचुरल रिसोर्स जो होता है, इसके लिए हम शब्द यूज कर सकते हैं क्या? डिप्लीटिंग। क्या बोलते हैं इसको? डिप्लीटिंग एसिड्स बोलते हैं इसको। और ये डिप्लीटिंग एसिड्स जो होती है, इनको डिप्लीटिंग एसिड्स बोलते हैं। डिप्लीटिंग एसिड्स भी की जगह मैं बल्कि बल्कि बोलूं वेस्टिंग एसिड्स, दिस इज मोर अप्रोप्रिएट, वेस्टिंग एसिड्स। और ये वेस्टिंग एसिड्स जो होती है इनके लिए हम टर्म यूज क्या करते हैं? डिप्लीशन यूज करते हैं। आयरन ओर, कोल माइन, गैस रिजर्वेयर्स, नहीं होते, गैस के भंडार होते हैं। गैस हमेशा थोड़ी रहेगा, है ना भाई। यहाँ वाली गैस भी तो हमेशा रहती है। अगर रहती है तो फिर आप पहुंचते डॉक्टर के पास? नहीं रहता ना। तो जो जमीन के अंदर गैस है वो भी तो क्या होगा, निकलेगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो उनको बोलते हैं हम लोग वेस्टिंग एसेट्स, और वो डिप्लीट होती हैं। तो तीन टर्मिनोलॉजी हमें ध्यान रखनी है, एक है डेप्रिसिएशन, एक है अमोर्टाइजेशन, और एक क्या है? डिप्लीशन। ये है किससे रिलेटेड? टेंजिबल फिक्स एसेट से रिलेटेड है।
वो इंटेंजिबल फिक्स एसेट से रिलेटेड है, और ये किससे रिलेटेड है? नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, वेस्टिंग एसेट से रिलेटेड है ना, उनसे रिलेटेड है ये वाला। आपने देखा होगा समुद्र के अंदर से जो तेल निकलता है, बॉम्बे हाई बोलते हैं हमारे देश में, मालूम है ना? ऑयल ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का बॉम्बे हाई में, आपने साइंस में पढ़ा होगा 10th क्लास में। एक अजीब सा शिप जैसा बना हुआ समुद्र के अंदर, उससे ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है। बॉलीवुड की मूवीज भी बनी हुई है उसमें कई सारी। होता है ऑयल एक्सप्लोरेशन, समुद्र के अंदर से भी तो ऑयल निकलता है। तो वो जो सारे के सारे वो आपके नेचुरल तो है रिसोर्सेज, और वो एसेट्स हैं। बॉम्बे हाई जो है वो इंडिया का काफी बड़ा स्टेशन है जहाँ से ऑयल समुद्र के नीचे से निकाला जाता है। ये सब क्या कहलाती हैं आपकी? वेस्टिंग एसेट्स होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, इनका डिप्लीशन बोलते हैं हम लोग। ठीक है। हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो पता है किसकी करेंगे? हम अकाउंटिंग इसकी नहीं करेंगे, हम अकाउंटिंग इसकी नहीं, हम अकाउंटिंग इसकी करेंगे। इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम ही डेप्रिसिएशन है। हम अकाउंटिंग इसकी करेंगे। एंड दिस इज रिलेटिंग टू टेंजिबल फिक्स एसेट्स। प्लांट दिखेगा, मशीनरी दिखेगी, बिल्डिंग दिखेगा, और लैंड भी दिखेगा, है ना भाई? तो लैंड का भी तो डेप्रिसिएशन होता होगा ना, है ना? यानी कि आओ जरा देखते हैं, प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट और लैंड, डेप्रिसिएशन की टर्मिनोलॉजी पे ये खरे उतरते हैं नहीं उतरते हैं। ठीक है, देखें जरा। अपनी बुक खोलिएगा एक बार जरा फटाफट से, मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाऊंगा। अच्छा, ये जो आप बोले ना कि डिप्रिसिएशन होता है नहीं होता है, अभी थोड़ी देर में आपका ना जो व्यू है, आपका परसेप्शन बदल जाएगा। कैसे बदलेगा वो मैं दिखाता हूँ आपको अभी। हम देखेंगे कि डिप्रिसिएशन अगर लग रहा है तो उसके लिए कौन कौन सी टर्म्स यूजफुल होती हैं, और किन किन कंडीशन में हम बोलेंगे डिप्रेशन लगता है। पहले तो देखें कि डिप्रेशन की नॉर्मल सी डेफिनेशन आपके सामने, दुनिया भर की डेफिनेशन डेफिनेशन गिवन है। एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स। एकदम से भी हो सकता है, ग्रेजुअल भी हो सकता है। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे करके होने वाला डिक्रीज इन एसेट्स, वो हमारा क्या कहलाता है? डिप्रिसिएशन कर। ठीक है, पेज नंबर चैप्टर 15 है बेटा, चैप्टर 15, यू कैन ओपन द बुक हियर। इट इज अ रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट। बुक वैल्यू कौन सी वैल्यू? द वैल्यू एट विच यू आर रिकॉर्डिंग द एसेट्स इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ड्यू टू इट्स वियर एंड टियर विद एफेक्ट्स ऑफ टाइम, ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस और एक्सीडेंट। इसको डेप्रिसिएशन बोल दिया। और बहुत सारे विद्वान है, स्पाइसर एंड पिगलर की डेफिनेशन भी है, और एक आर एन कार्टर की है। डेप्रिसिएशन इज अ ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स फ्रॉम एनी कॉज। बहुत सारे, मतलब जब हम डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन देखेंगे तो हमें पता चलता है कि किसी भी टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में होने वाला डिक्रीज ड्यू टू एनी रीजन, फिर हम रीजन पे आएंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको लेके चलना है कोई भी एक डेफिनेशन। इट इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट ड्यू टू एनी रीजन, ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी टेंजिबल एसेट्स ड्यू टू एनी रीजन, उसको हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन बोलेंगे। और अगर डेफिनेशन यहाँ से ज्यादा मैं बोलूंगा, एनसीईआरटी अगर आप डाउनलोड कर लें अपने पास लेटेस्ट वर्जन, वहां से डेफिनेशन उठा लेंगे तो दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। कि फिरंगी ऑथर्स की डेफिनेशन को हम लोग नहीं लेके चल रहे। एनसीईआरटी हमारी नेशनल टेक्स्ट बुक है, उसकी डेफिनेशन को हम फॉलो कर रहे हैं एज फार एज 11th 12th इज कंसर्न। बियॉन्ड 11th 12th एप्रिसिएशन सीए में भी आता है चैप्टर, ये बीकॉम ऑनर्स में भी आता है, और बहुत बढ़िया इंटेंसिटी के साथ आता है। ठीक है, तो वो फिर उसके हिसाब से चलना होता है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना होता है। पहले जरा जानने की कोशिश करें कि डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन, ये मैंने आपके सामने डिस्कस किया। डिप्रिसिएशन किसके लिए आया शब्द? टेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए आया, और रीजन मैं भी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। अमोर्टाइजेशन हमने बोला किससे रिलेटेड हुआ? वो इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड हुआ, और ये पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क, इन पर आता है। लाइसेंस फ्रेंचाइजी पे भी आता है। भाई आपने फ्रेंचाइजी ले ली 15 साल के लिए, 15 ईयर के बाद फ्रेंचाइजी खत्म हो गई, आपकी इंटेंजिबल एसेट्स खत्म हो गई, फिर आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा उसको। ठीक है, लाइसेंस ले लिया आपने ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का, उसे आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। और डिप्लीशन का मतलब होता है क्या? नेचुरल रिसोर्सेज, माइन वगैरह, उनसे ऑयल गैस रिजर्वियर्स, उनसे रिलेटेड चीजें होती हैं। ऐसा चलता है। थोड़ा डिटेल में पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि व्हाट आर द पॉसिबल रीजन जिसकी वजह से क्या हो जाती है आपकी एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में क्या होता है? रिडक्शन। हमने बोला ना हमारा डिस्कशन इस पर फोकस होगा। हम वो अमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन पे नहीं जाएंगे, हम इसी पे फोकस करेंगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। नंबर वन, कि आपने एक गाड़ी खरीदी,
कार खरीदी, और वो खरीदी आपने 2020 में, और आपने 2025 तक चलाया उस गाड़ी को। जब आपने 2020 में खरीदी थी वो 10 लाख रुपीज की थी। आज 1 लाख किलोमीटर चला लिया आपने गाड़ी को। कितना चला लिया? 1 लाख किलोमीटर। जनरली जो कार वगैरह होती है उनकी 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद, और वो अच्छा खासा माना जाता है 1 लाख किलोमीटर चलाना। ठीक है। अब 2025 में क्या कीमत होनी चाहिए उसकी? कितना? सिर्फ 5 साल बाद 1 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी की कीमत कितनी हो जाएगी? शायद 5 लाख हो जाए, 4 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए। और भाई साहब ने गाड़ी बढ़िया रखी है, पेंट वेंट सब टनाटन है, सीट कवर बिल्कुल नए लगते हैं, गाड़ी की सर्विसिंग से है, टायर वायर बढ़िया से है, इंजन आवाज नहीं कर रहा, स्मूथ है, तो शायद थोड़ी कीमत ज्यादा हो जाएगी, है ना? अच्छा, दूसरा एग्जांपल। आपने 2020 में गाड़ी खरीदी, और 2025 आ चुका है, इस दौरान आपने गाड़ी सिर्फ 5,000 किलोमीटर चलाई है। अब गाड़ी की कीमत में क्या होगा? हाँ, फर्स्ट वाले से बेटर होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि गाड़ी की कीमत 10 लाख पे रुक जाएगी। भाई हमने तो चलाई नहीं गाड़ी। वो गाड़ी न चलाना एक बड़ा डिसएडवांटेज है। गाड़ी के पुर्जे चोक हो जाएंगे, इंजन सीज हो जाएगा, भाई गाड़ी नहीं चलाओगे तो। आप देखिए, गाड़ी खड़े खड़े क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है। आई हैव अ मोटर बाइक, यामा की गाड़ी थी मेरे पास, वो मैंने खरीदी थी 90,000 में, 2007 में खरीदी थी। 3 साल चलाया, उसके बाद मैं नोएडा शिफ्ट हो गया, लेके नहीं आया, पड़ी रहेगी, पड़े पड़े जंग लगी, बेकार हुई, कचरे में कटवाई मैंने, 2,000 रुपये मिला सिर्फ। 2007 में मैंने खरीदी थी 90,000 में उसको। ठीक है। और पड़े पड़े 3 साल चलाया, उसके बाद तो पड़ी रह गई। नोएडा में लाने की जरूरत नहीं पड़ी गाड़ी की, मोटरसाइकिल की, कार थी मेरे पास, नहीं लाया मैं उसको। वो मेरे पुराने घर में पड़े 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 खराब हो गई है वो। और मैंने जब उसको कटवाया ना, वो गाड़ी कटवाना जानते हैं आप उसको क्या कहते हैं? स्क्रैपिंग करवाई मैंने उसकी। आई गॉट ओनली 2,000 रुपीज फॉर दैट, एक सर्टिफिकेट मिला बिल्कुल कलरफुल। ठीक है। हाँ, आई एम अ वॉरियर टू द कॉज ऑफ एनवायरमेंट, वो मुझे बोल के दिया उन्होंने, 2,000 रुपये दिया सर। 90,000 की कार, मतलब मोटरसाइकिल है, उतना सिर्फ 2,000 दिया। तो आप देख रहे हैं, गाड़ी जो होती है ना, कार वगैरह जो होती है, एक तो यूज जब हम करेंगे तब उसकी वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। और दूसरा क्या होता है? नंबर वन, यूज ऑफ एसेट्स। ये रीजंस है यूज ऑफ एसेट्स। नंबर दो क्या होता है? अफलक्स ऑफ टाइम, टाइम बीत जाना। देखो, कुछ ना हो, गाड़ी का मॉडल 5 साल तो पुराना हो गया ना, 15 साल में गाड़ी क्या हो जाती है? स्क्रैप हो जाएगी। तो आपने 2020 में खरीदी थी और 2035 तक सिर्फ 15,000 किलोमीटर चलाया। क्या अथॉरिटी वाले, आरसी वाले सुनेंगे आपकी बात? सुनेंगे आपकी बात? नहीं जी, हमारी गाड़ी तो चली नहीं जी, तो बिल्कुल नई गाड़ी, पेंट तक नहीं उतरा जी, बढ़िया बढ़िया ही है। भैया 15 साल हो गए, इसकी उम्र खत्म हो गई है, तुमने चलाई ना चलाई। एंड दिस इज वेरी इलॉजिकल थिंग। आई वाज गोइंग थ्रू एन आर्टिकल, एक एनवायरमेंटलिस्ट का आर्टिकल था वो। उसमें वो पता है क्या बोलता है? वो कहता है कि यार गाड़ी का इंजन ही तो खराब होता है ना, गाड़ी की बॉडी तो ठीक है, टायर पिंड, मैं इंजन बदलवा के इलेक्ट्रिक इंजन लगवा दूंगा। तो गाड़ी क्यों स्क्रैप कर रहे हो तुम? इंजन स्क्रैप करो ना सिर्फ। कौन सुन रहा है उनकी? कोई नहीं सुन रहा। एंड ही वॉज वेरी लॉजिकल। वो कहता है कि एक गाड़ी स्क्रैप होगी, नई गाड़ी बनेगी, प्रिंट लगेगा, दुनिया भर का मेटल वेटल दुनिया भर का लगेगा चीजें, तो वो तो बात वही बन जाएगी फिर। इससे तो इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। तो क्यों ना कह रहे गाड़ी की बॉडी शेप रखी जाए सेम। अगर देखा, आपने देखा ना, कुछ लोगों की गाड़ी की बॉडी बहुत शानदार होती है, इंजन ही तो गाड़ी पुराने होगा मतलब इंजन पुराना हुआ ना उसका तो, धुआं वगैरह पोल्यूशन तो इंजन ही कर रहा है। वो कहता है मैं इंजन हटा दूंगा, उसको इलेक्ट्रिक इंजन लगा लेता हूँ मैं, हो जाता है गाड़ी में फिट। मेरी गाड़ी एक्सेप्ट करो। वो नहीं एक्सेप्ट करती गवर्नमेंट उसको, कहते नहीं जी, सब जाएगा कचरे में। तो डिफलेक्स ऑफ टाइम। आप गाड़ी न भी चलाएं, आप मशीनरी यूज ना करें, कुछ भी ना करें। आपने iPhone 15 ले लिया, 1,70,000 1,90,000 खर्च करके, सुबह 4 बजे लाइन में लग के, शोरूम में तोड़फोड़ मचा के आप ले ही आए, है ना? देखा होगा आप लोगों ने। अभी फिलाडेल्फिया में आईफोन के शोरूम में पता क्या करा? देखा देखा था आपने न्यूज वाली? लूट गए, लूट के ले गए सारा। हाँ, लूट गए। iPhone 15 का लेटेस्ट स्टॉक लूट के चले गए फिलाडेल्फिया में। चाइनीज बंदे ने किडनी बेच डाली अपने आईफोन के लिए, वो तो iPhone 14 के लिए बेची थी उसने। और वो किडनी बेच के बीमार हो गया, यूज ही नहीं कर पाया फोन। क्या उस फोन की कीमत पूरी मिलेगी क्या? नहीं भाई। पैसेज ऑफ टाइम से भी तो उसकी कीमत में फर्क पड़ता है ना। सेकंड पॉइंट आपके पास आता है ये वाला। तीसरा,
इसे कहते हैं ऑब्सोलेसेंस। टेक्नोलॉजी पुरानी हो जानी। ये आईफोन का पुराना वर्जन बताओ जरा, जो सबसे पहले आता था, छोटकू सा आईफोन आता था, क्या बोलते थे उसको? हाँ, आईफोन 3, 3, 4, उसके बाद क्या आए थे? उसके बाद 7, है ना? तो आईफोन 3 अगर किसी के हाथ में होगा और चमका रहा होगा, कसम दिखा तो क्या, भाई क्या दिखा रहा है यार, तो था क्या वैल्यू आईफोन 3 की आज की डेट में? कुछ भी नहीं है। मेरे पास होता था एक फोन, गैलेक्सी, गैलेक्सी सीरीज जब S2 आई थी, जब गैलेक्सी, उस समय का सबसे बड़ा फोन, सबसे बढ़िया, जब उसको रखते थे एक लेदर के कवर में वो आता था। आज वो बच्चे खेलते हैं उसके साथ, चलता ही नहीं है। क्या बढ़िया मेमोरी, सब कुछ था, हैंग होना शुरू हो गया जब से व्हाट्सएप वगैरह आने शुरू हो गए, बर्बाद हो गया फोन। कोई उसकी वैल्यू नहीं है, क्यों? टेक्नोलॉजी खराब हो गई। मेरे पड़ोस में एक बंदे ने पता क्या करा, i20 खरीदी, जनाटे इधर बढ़िया से आई 20 खरीदी उसने। पर ये बड़ा खतरनाक अलार्म लगाया इसने। ये तो डिजास्टर मैनेजमेंट वालों का अलार्म है ना, वही आती है। तो क्या हुआ? अच्छा, जागने की जरूरत तुम्हें है। हाँ। ये तुमने इतना इतना अलार्म मेरा एग्जाम्पल। हाँ, नहीं, आईफोन का खराब हो गया एग्जाम्पल। उसने i20 खरीदी, 6 महीने बाद पता क्या हुआ? i20 का नया वर्जन आ गया, एंड ही फेल्ट चीटेड। क्या मजाक। और फिर उसके साथ बुरा भी हुआ। वो गाड़ी बैक कर रहा था, पीछे रगड़ता हुआ चला गया अपनी सारी दीवारों उमारों को। वो गाड़ी और खराब हो गई उसकी। एनीवे, तो आप देखिएगा ना, जैसे ही i20 का नया वर्जन आया, पुराने वर्जन की वैल्यू क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। आप देखिए, होंडा की सिटी सबसे पहले जो है ना, सेडान टाइप की कार थी हमारे देश में, 8 या 10 लाख कीमत हुआ करती थी 2001 में। फिर होंडा सिटी का नया वर्जन आया, पुराना वर्जन खराब हो गया। होंडे की वरना देख लीजिए, शू की वरना देखिए आपने कैसी थी। फिर नई वरना, फ्लूडिक वरना, फिर नई वाली वरना आई। पुराने मॉडल की कीमत क्या हो जाती है? डाउन चली जाती है ना। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में होने वाला बदलाव, उसकी वजह से क्या होता है? आपकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, आप कितने साल के हो अभी? 16 का, ठीक है। कब होंगे 18 के? 2 साल बाद, ठीक है। इनके पापा ने 18वें जन्मदिन पे इनको रोल्स रॉयस की फैंटम गिफ्ट कर दी। मजा आ गया ना, है ना? अभी हमारा कौन सा जेब से जा रहा है? सॉरी। रोल्स रॉयस की फैंटम कितने की आती है भाई वो, हायर वर्जन उसका? कोई बताएगा मुझे? पर हाँ, 7, 8, 15 करोड़ की, 20 करोड़ की, चलो 20 करोड़, ठीक है, ले लिया इन्होंने। बड़े एक्साइटेड थे, बोला पापा आई ड्राइव। पापा ने कहा जा बेटा तू ड्राइव कर। गाड़ी में बैठे हैं, और वही देखा ना, यहाँ से पहले बता, इन्होंने क्या करा एक्साइटमेंट में, क्या कर दिया, एक्सीलेटर पे पैर ज्यादा लगा दिया। गाड़ी उड़ती हुई चली गई, खंबे से फड़ के मुंह निकल गया उसका। अब वो 20 करोड़ की गाड़ी की क्या कीमत मिलेगी बताइए? तो देयर इज अ सडन डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ दैट एसेट्स। क्या? मेरे पास ना हैचबैक है मेरी गाड़ी, जो मतलब स्विफ्ट की डिजायर है, मतलब छोटी सी गाड़ी है वो, है ना, वैसी है। तो किसी ने मुझे ऑफर करा कि तुम होंडे की वरना खरीद लो, लेटेस्ट वाली। ही वॉज ऑफरिंग इट एन अ थ्रो अवे प्राइस, मतलब बहुत ही सस्ती, 3, 4 लाख में ऐसे दे रहा था। गाड़ी की कंडीशन देखी, बहुत बढ़िया कंडीशन यार उसकी, तो बहुत शानदार, चमकता हुआ हर चीज बढ़िया समझ में नहीं आया इतनी सस्ती क्यों दे रहा है। और वो जो सर्विस वाले होते हैं ना, ट्रू वैल्यू वाले, उनसे भी बोला कि प्राइस ढूंढने का भी बढ़िया सब कुछ है। तो अब हम लोग की तो आदत है ना, थोड़ी सी ज्यादा इंक्विजिटिव होने की। एक गार्ड मिला, हमने पूछा गार्ड भाई क्या हाल है, ऐसा कुछ करके पूछा, ये गाड़ी कैसी है? अरे सर जी, पिछली बार तूफान आया था, फूट गई थी गाड़ी पूरी। मैंने कहा अच्छा कैसे? दरअसल इतना बड़ा पेड़ ना इसकी बोनट पे गिरा था, पूरा पूरा पिचक गई थी। मैंने कहा फिर क्या? अरे तो मालिक अच्छे, ठीक करवा ली। ओहो, मैं समझ गया क्या गड़बड़ थी अब। ठीक है। तो क्या हुआ, उसका उसके ऊपर पेड़ गिरा था पूरा, और तुम कितना भी कुछ कर लो, अगर एक भारी पेड़ गिरा, आपकी गाड़ी का कचूमर निकल चुका है, उसके बाद फिर कितना भी बदलवा लो, ओरिजिनल चेसिस में कहीं ना कहीं चीजें खराब होती ही होती हैं। देन आई गॉट टू रियलाइज कि यार ये थ्रो अवे प्राइस में क्यों दे रहा था। पिंड छुड़ाया, भाग लिया वहां से, नहीं खरीदी वो गाड़ी। तो आप देख रहे हैं, 10 लाख 12 लाख की गाड़ी अगर 3 लाख 4 लाख में कोई दे रहा है, तो सस्पिशन तो होता ही होता है। ठीक है। अब वो बेचने वाले के लिए परेशानी है, सस्ती ना बेचे कोई खरीदेगा नहीं, और महंगी बेचेगा तो लोग कहेंगे फूटी गाड़ी हमें महंगी बेच रहा है। तो अगर बिक जाती तो बिक जाती। तो आप देख रहे हैं, एक्सीडेंट जो होता है दैट प्लेज अ मेजर रोल इन डिक्रीज इन एनी एसेट। तो जो चौथा रीजन उसके पास होता है वो क्या होता है? एक्सीडेंट होता है।
तो अब ये सब जो चीजें हैं, जरा देखिए, जब मैंने बोला ना आपसे कि प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, इन सब पे डिप्रेशन लगेगा, मैंने कहा लैंड पे डिप्रेशन लगेगा। तो हम बोले हाँ लैंड पे डिप्रेशन लगेगा, आओ जरा देखते हैं। लैंड इस्तेमाल करने से वैल्यू घटती है? बताइए भाई साहब। नहीं घटती होगी, बताओ। घिस गया होगा लैंड, हम चलते चलते वहां गड्ढा हो गया होगा बड़ा सा, एक पगडंडी बन जाती है। दैट्स ट्रू। जंगलों में जाते हैं ना, जब पहाड़ों में जाते हैं रास्ता बन जाता है, मैदान देखे होंगे रास्ता बन जाता है। बट ऐसा थोड़ी होता है कि लोग ज्यादा चलेंगे तो गड्ढा हो जाएगा, नहीं होता ना। या आप जाते जाते दो दो मुट्ठी अपनी जेब में रख के ले आते हो, ऐसा भी नहीं होता। तो दैट डजंट होल्ड ट्रू ऑन लैंड। समय बीत गया, तुम्हारे बाप दादा ने प्रॉपर्टी खरीदी थी लाजपत नगर में, डिफेंस कॉलोनी में, है ना, खरीदी प्रॉपर्टी, कितना, 1,000 रुपया गज, 100 रुपया गज के हिसाब से, मतलब 1,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट खरीद लिया था उन्होंने 10,000 रुपए में। आज वो 10 करोड़ का है। तो टाइम बीतने के साथ जमीन तो सस्ती हो जानी चाहिए ना, नहीं होती। लैंड तो सस्ता नहीं होता, तो मतलब वो यहाँ भी ट्रू नहीं होता। अब टेक्नोलॉजी चाहे कितनी बदल जाए कंस्ट्रक्शन की, अब तो देखा होगा ना आपने, 3D के प्रिंटिंग वाले भी मकान बनने लग गए हैं, बनेंगे तो उसी जमीन पे। तो भी क्या होगा, पहले जमीन के अंदर जो होता है नींव बनाते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं नींव को अंग्रेजी में? बेस। बेस बनाते हैं ना नीचे के पूरा का पूरा, जमीन खोद के बेस बनाते हैं, कुछ लोग बेसमेंट बनाते हैं वहां पर। तो भी क्या जमीन की कीमत में कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या ऑब्सोलेसेंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी वगैरह जो होती है, इससे जमीन में कोई फर्क पड़ने वाला है भाई? नहीं पड़ने वाला। एक्सीडेंट हो गया भाई जमीन का, मेरा प्लॉट जा रहा था, ठीक है, और अगम के प्लॉट से टकरा गया, तो मेरा प्लॉट चकनाचूर हो गया। ऐसा होता है क्या कभी? नहीं होता। अच्छा, आपके प्लॉट पे उल्का गिर गई ऊपर से आके आसमान से, उल्का पिंड किसे कहते हैं? एस्ट्रॉइड गिर गया, बड़ा गड्ढा हो गया, तो भी क्या, तब तो कीमत और ज्यादा हो जाएगी। ओ ये वो जगह जहाँ एस्ट्रॉइड गिरा था, है ना, और चारों तरफ कांच के शीशे का लगा के मेमोरियल बना दोगे उसको, नहीं फर्क पड़ता भाई। ये जो चारों के चारों चीजें, दैट डजंट होल्ड ट्रू ऑन लैंड। लैंड जो है डिप्रिसिएशन मुक्त है। तो जब आप बोले थे ना हाँ लैंड पे भी डिप्रिसिएशन लगेगा, नहीं लगेगा लैंड पे डिप्रिसिएशन, बोलिए। अगर मैं लैंड बोल रहा हूँ, बिल्डिंग थोड़ी बोल रहा हूँ, बिल्डिंग पे तो लगता है, हमने बिल्डिंग कब मना करी? हाँ, आपका जमीन नदी के किनारे थी, नदी काट के ले गई, तब हम समझ सकते हैं, एंड दैट इज अ नेचुरल फिनोमिना। आपका जमीन, आपने एक पहाड़ खरीदा हुआ था हिमाचल में, और अचानक से बारिश है, वो पूरा पहाड़ ही निकल गया नीचे, तब मैं समझ सकता हूँ। वो बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन होती है ना। आपने अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में एक बड़ा ही जमीन का टुकड़ा ले रखा था, अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में देखा आपने, जरा जमीन इतनी चौड़ी फट रही है, देखा किसी ने वो डॉक्यूमेंट्री? और बाई चांस वो जिस खेत से फटती हुई जमीन निकली वो आप ही का खेत था, दैट इन दैट केस आई कैन अंडरस्टैंड, इट विल होल्ड ट्रू। बट ये बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन है, वो एक नया कंटिनेंट बनने वाला है उस हिस्से को फट के, है ना, वो आपका दुर्भाग्य था कि आपने जमीन वहां ले ली, ठीक है, पहाड़ पे जमीन ले ली, वो लैंडस्लाइड हो गया, दैट्स अ डिफरेंस। बहुत एक्सेप्शनल सिचुएशन होती है, नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम में लैंड पर किसी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। ठीक है जी, तो हमने ये सारे के सारे रीजंस पढ़ लिए। क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल ऑन दिस एसेट्स एंड दैट एसेट्स, ऐसा करके लिखते हैं हम लोग। फिर ये बोलता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेप्रिसिएशन की। आइए देखें जरा क्या होता है। अब जरा समझना कि डेप्रिसिएशन की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो भाई, यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई बच्चा बताएगा मुझे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल क्या होता है? हाँ हाँ, बोलो। ऑनलाइन में कोई बिल्कुल डे टू डे के खर्चे, लैंड मतलब अपने वेजेस, सैलरी, बिजली पानी का खर्चा वर्चा, वो सब क्या बोलते हैं हम लोग? रेवेन्यू बोलेंगे उसको, ठीक है जी। और उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ एसेट्स। अब सुनिए, मैंने इस साल जितना भी रेवेन्यू कमाया, इस साल के जितने भी एक्सपेंस थे, मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से उनको मैच किया, तो प्रॉफिट एंड लॉस निकाला। गॉट इट, प्रॉफिट एंड लॉस निकाला ना मैंने। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज इनकम, ये एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू इज लॉस। यही तो चीज निकलेगी, मेरा लॉस तो निकलेगा। गॉट इट। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस तो निकल आता है, लेकिन जो मैंने प्लांट खरीद लिया, भाई वो भी तो मेरे लिए एक तरह का एक्सपेंस था ना।
इस साल मैंने प्लांट यूज किया, प्लांट यूज करने के बाद मैंने प्रोडक्शन किया, तो जो प्लांट मैंने यूज किया उस वैल्यू को मैं इस साल में कैसे यूज करूंगा? तो मुझे क्या करना है, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि मेरे पास प्लांट था 10 लाख रुपीज का, और इसे एस्टिमेटेड मुझे 10 साल चलाना है सिर्फ। मैंने बोल दिया कि 10 साल तक मैं इसे चलाऊंगा, 10 साल के बाद इसे मैं क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। तो बताइए, एक साल में मैंने प्लांट की कितनी वैल्यू यूटिलाइज करने के लिए एक्सेप्ट किया? 1 लाख। तो इस साल जो मेरी एक्सपेंसेस बनेंगे, उनमें एक एक्सपेंस मुझे ये भी तो इंक्लूड करना चाहिए। गॉट इट? तो ये जो हमने एस्टिमेटेड वैल्यू अपने प्लांट की ली, इसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, हर साल 1-1 लाख रुपया किसका डाल दूंगा, डेप्रिसिएशन का। तो जो मेरी कॉस्ट थी वो और मेरे एक्सपेंसेस जो थे वो क्लियर बनेंगे, और रेवेन्यू से कंपेयर करके मेरा रियल प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ? डेप्रिसिएशन क्या करता है? डेप्रिसिएशन एलोकेट करता है। इसको एलोकेट करता है, कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच इट इज बीइंग यूज्ड। 10 साल मशीन यूज करनी है, 10 साल तक इसकी कॉस्ट को क्या करूंगा, स्प्रेड कर दूंगा 10 सालों में। तो क्या हो जाएगा, आप देखिए, इस पॉइंट की वजह से डेप्रिसिएशन में कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है, गोइंग कंसर्न। हम मान के चलेंगे कि बिजनेस चलेगा, तभी तो डेप्रिसिएशन लगेगा। हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं फ्यूचर में होने वाले डिक्रीज इन वैल्यू के लिए, हो सकता है। हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं इसके लिए आपके एक्सपेंस की और प्रॉफिट की करेक्ट फिगर को मैच कर, मैचिंग भी लगता है। तो डेप्रिसिएशन में क्या क्या लगता है, मैचिंग भी लगता है, लगता है, और क्या लग रहा है, प्रूडेंस भी लग रहा है, और क्या लग रहा है, गोइंग कंसर्न भी लग रहा है। तीनों लग रहे हैं, है ना? क्योंकि इसकी लाइफ को स्प्रेड कर रहे हैं, तो वो गोइंग कंसर्न होगा तभी तो स्प्रेड कर पाएंगे। फ्यूचर के लॉसेस, अब जैसे आपने हर साल 1-1 लाख रुपया अपने प्रॉफिट से निकाल के रख लिया, 10वें साल में जाके आपके पास क्या हुआ, 10 लाख इकट्ठा है, फिर आप एडवांस वर्जन खरीदे ना मशीन का, तो प्रूडेंस हुआ। और आप मैच कर रहे हैं इस साल के एक्सपेंस को इस साल के रेवेन्यू से, तो मैचिंग भी लगता है। ठीक है ना? गड़बड़ है कुछ? तीन प्रिंसिपल यहाँ पर लगते हैं। गॉट इट? तो ये इस पे क्वेश्चन बता, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन डेप्रिसिएशन? तो तीन ये दे रखे होंगे, कोई एक और दे देगा, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं आएगा, नॉट एप्लीकेबल का क्वेश्चन इस पे बनता है कई बार। गॉट इट? अच्छा, तो चलिए देखें, चलो इसकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्या क्या बोलते हैं ये लोग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। एग्री करते हैं सब लोग? कॉस्ट को हम एलोकेट कर रहे हैं ना, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 5 साल में, दिस इज एलोकेशन। नंबर टू, रिड्यूसेस बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। भाई देखो, पहले साल ये 10 लाख की दिखेगी, अगले साल कितने की दिखेगी, 9 लाख, अगले साल कितने की दिखेगी, 8 लाख। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 खत्म। तो हो क्या रहा है, बुक्स में जो वैल्यू है ग्रेजुअली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना? तो लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा, एक्सेप्ट, देखो क्या लिखा, एक्सेप्ट लैंड। कौन सा, फ्री होल्ड लैंड, एक्सेप्ट दैट। लैंड की वैल्यू नहीं होती कम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एवरी ईयर बिकॉज बुक वैल्यू इज रिड्यूस इधर बिकॉज ऑफ यूज और बिकॉज ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम। भाई हर साल वैल्यू रिड्यूस करनी पड़ेगी, क्यों, रीजन देखिए, या तो ये यूज होगी या टाइम बीतेगा, वैल्यू तो कम होनी ही होनी है। तो अगर वैल्यू कम होनी होनी है तो हमें डिप्रेशन लगाना ही लगाना है। दिस इज ऑल्सो डन। इट अकर्स ग्रेजुअली, जनरली इट अकर्स ग्रेजुअली एक्सेप्ट इन दिस केस। भाई धीरे धीरे तो वैल्यू कम होती है ना। आपने एक दिन गाड़ी खरीदी है 10 लाख रुपए की या 20 लाख की, आपने एक एसयूवी खरीद ली, अपने घर में पार्क किया, और अगले दिन देखते हैं तो वो अगर मान लो मैं बोलूँ तो, अगर वो 1.5 मीटर ऊंची थी तो अगले दिन वो क्या था, 1.25 मीटर ऊंची रह जाती है। ऐसा थोड़ी होता है, वो गाड़ी बॉन्साई बन जाती है, ऐसा थोड़ी होता है, एकदम थोड़ी होता है। डेप्रिशिएट होता है हमारा व्हीकल, लेकिन हमें विजिबल नहीं होता है। आप देखते हैं कि थोड़ा पेंट हल्का होना शुरू हो जाता है, सीट कवर थोड़े पुराने हो जाते हैं, है ना, स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड होना शुरू हो जाता है, इस तरह की चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि अचानक से गाड़ी बूढ़ी लगने लग जाती है। ऐसा नहीं होता। ग्रेजुअली मेंटेन करोगे तो भी चमकती रह जाती है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इट occurs gradually unless there is a quick physical deterioration, obsolescence or due to technological development। आपको ध्यान है?
शायद आपने शायद उस समय जन्म भी नहीं लिया होगा। पहले ना सीडी प्लेयर आते थे, सीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर। और जब सीडी प्लेयर आए थे ना शुरू शुरू में, उनकी कीमत 10,000, 12,000, 15,000 रुपए आती थी। आज वो सीडी प्लेयर चांदनी चौक में ना, पता है कितने के बिकते हैं? 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए में मिलता है, 50 रुपए में मिल जाता है। वो सीडी, सीडी भी नहीं मिलती अब तो, वीसीडी चलती है। डीवीडी, डीवीडी वाले, डीवीडी प्लेयर बोलते हैं उसको। पहले पता क्या होता था? कलर टीवी आते थे, हम भी टीवी बोलते थे उसको। नीचे टीवी होता था, उसके साथ ही अटैच करके एक सीडी प्लेयर भी आता था। ऐसे होता था। आज वो ऑब्सोलीट हो गए। क्या रही, इनकी कोई वैल्यू नहीं रही। तो अगर अचानक से कोई टेक्नोलॉजी, पहले जो आपने देखा होगा ना, पहले फ्लॉपी देखी कभी किसी ने? फ्लॉपी नहीं देखा था। छोटी सी 10 KB की, 12 KB की, 10 KB की आती थी फ्लॉपी, कंप्यूटर के अंदर डालते थे उसको, छोटी सी। हाँ, जैसे डिस्क होती थी ना, ऐसी फ्लॉपी आता था। हाँ, छोटा सा बटन करके बाहर लेके निकल। हाँ, पेन ड्राइव नहीं, कितनी चौकोर सी आती थी, फ्लॉपी बोलते थे उसको। नहीं देखा हो तुम लोगों ने? हम लोगों ने देखा ना कंप्यूटर की शुरुआत में। हाँ, फ्लॉपी डिस्क होती थी यार वो। डिस्क तो वैसी होगी ना, सीडी वाली, वो नहीं। हाँ, स्क्वायर टाइप की होती थी, छोटी सी। हाँ, ब्लैक टेप के साथ होती, मैग्नेटिक टेप होती थी ब्लैक। इतना डेटा स्टोर था, 10 KB, 15 KB, 20 KB, इतना होता था बस। क्या औकात, कुछ नहीं, कचरा ढूंढ के भी नहीं मिलेंगी आपको, पता नहीं कहाँ चली गई। ठीक है, सीढ़ी बेकार हो गई। अब तो सीढ़ी मैंने देखा, पता क्या करते हैं, कबड्डी वाले अपने साइकिल के आगे लगा रहे होते हैं उसको, चमकने के लिए अच्छा लगता है। वो भी बेकार। नहीं वे। सो अचानक से अगर एक्सीडेंट हो जाए, टेक्नोलॉजी सडनली बदल जाए, और जैसे डीजल इंजन बिल्कुल बंद हो जाए, तो क्या करेंगे आप? डीजल का तो, वो डीजल गाड़ियों की तो वैल्यू खत्म हो जाएगी फिर। भाई छुट्टी नहीं हुई, बैग रखो संभाल के। हाँ, तैयार हो गए। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? इट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट्स बट अकाउंटिंग ऑफ एक्सपेंस इन ईच ईयर। तो मतलब हम एसेट्स का वैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं, काउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी वैल्यू हमें एक पर्टिकुलर ईयर में यूज करें, उसका फिक्सेशन होता है इससे। थोड़ा और आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन यूज फॉर टेंजिबल फिक्स असेट्स, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको। इंटेंजिबल के यूज नहीं करते हैं। और ये एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। आपकी गाड़ी की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब, जैसे मान लो आपकी गाड़ी किसी खड़ी है, आपके गैराज में खड़ी है, और घर में आप बैठे हैं, अचानक आपके पापा की जेब से 10,000 के नोट उड़ते हुए चले गए। गाड़ी डेप्रिशिएट ऐसे होती है? नहीं होती ना, विजिबल थोड़ी होता है। योर वैल्यू इज रिड्यूसिंग। कैसे पता चलता है आपकी गाड़ी की वैल्यू रिड्यूस हुई? जब आप हर साल इंश्योरेंस कराते हैं ना, वही पता चलता है, उससे पहले नहीं पता चलता। भाई मैंने जो व्हीकल खरीदा, 6 लाख रुपए में खरीदा था 2012 में। अब उसकी जो मार्केट में वैल्यू, वो 2,50,000 भी नहीं है। और वैल्यू कैसे पता चलती है? इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट में क्या वैल्यू, वही होती है असली वैल्यू। और तुम बोलो कि मेरी गाड़ी तो 6 लाख की, अब तो मैं 8 में बेचूंगा, क्या? इंश्योरेंस के पेपर दिखाओ जरा कितनी है। इंश्योरेंस में लिखा 2,75,000। कहते भैया ये पिछले साल वैल्यू थी ना, अब तो मैं 2 लाख भी नहीं देंगे तुम्हें। तो ऐसे पता चलता है। और एक ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्या डेप्रिसिएशन को हम सीधा प्रोडक्शन से रिलेट कर सकते हैं? आप 10,000 यूनिट मैन्युफैक्चर करिए एक साल में, आपने 10,000 यूनिट में मशीन हर प्रोडक्ट के साथ अटैच कर सकते हैं। तुमने 10,000 यूनिट बनाई, एक यूनिट में रॉ मटेरियल कितना लगा, एक यूनिट में एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कितनी लगी, एक यूनिट में एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कितनी लगी, उसको अटैच कर सकते हो? नहीं कर सकते। डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? विच कैन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग। ये पेन बना, इस पेन में प्लास्टिक कितना लगा, प्रिंटिंग कितना लगा, मेटल कितना लगा, इंक कितनी लगी, स्पंज कितना लगा, ये डायरेक्ट कॉस्ट है। और इसको आज की कौन है भाई तुम्हारी फेवरेट एक्टर, नाम बता। अनन्या पांडे। हाँ, अनन्या पांडे इन्हीं की उम्र की है थोड़ा सा, मतलब वो लेटेस्ट वर्जन है आलिया का। मतलब आलिया एक्टर अच्छी है, लेकिन वो कहती है पेन को देखते लिखते लिखते लव हो जाए। तो ब्रांड एंडोर्समेंट कर रही है ना वो, और आपने उसको 50 लाख रुपीज पे कर दिया। वो 50 लाख को इस प्रोडक्ट की कॉस्ट से कैसे जोड़ूंगा मैं? जोड़ सकता हूँ क्या? नहीं जोड़ सकते ना। हाँ, इंक कितनी लग रही है, प्लास्टिक कितना लग रहा है, उसे ऐसे उसे, वो डायरेक्ट कॉस्ट है। ऐसी डेप्रिसिएशन जो होती है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। जैसे एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्ट कॉस्ट, जैसे सेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वो इनडायरेक्ट होती है। जिस मशीन से ये बने होंगे ना, इसकी कीमत में डायरेक्टली हम उसे अटैच नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। ये इसकी फीचर्स थी। हमने क्या क्या देखा? हमने डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन पढ़ ली,
कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, ये डिप्रिशिएशन डिप्लीशन और अमोर्टाइजेशन के बारे में पढ़ा, यूज ऑफ एसेट्स हो गया, एफ्लक्स ऑफ टाइम हो गया, ऑब्सोलेसेंस हो गया, एक्सीडेंट्स हो गया, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ा। अब रीजन क्या है, क्यों हम डिप्रिसिएशन को लगाते हैं? ठीक है, सबसे बड़ा रीजन है ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ बिजनेस पता चलती है, आपकी एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू क्या वो पता चलती है, आपके प्रॉफिट आपके लॉस में कितना कंट्रीब्यूट करेगा वो पता चलता है। थोड़ा स्ट्रक्चर तरीके से देख लेते हैं। नंबर वन बोला, डिटरमाइनिंग करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। आपके पास 10 मशीनें हैं, जब वो चलती हैं तो उनसे प्रोडक्शन होता है, उनकी कीमत में कमी होती है, तो वो जो कीमत में डिक्रीज हो उसे डेप्रिसिएशन बोल के आप क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस आप मैच करते हैं, आपको प्रॉफिट लॉस सही पता चल जाता है। अगर आपकी मशीनरी यूज हो रही है और डिप्रिसिएशन लगा ही नहीं रहे हैं, तो क्या आपका प्रॉफिट ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा ना, दिखाता है क्या? नहीं दिखाएगा। सो पहला रीजन बना क्या, टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। थोड़ा आगे चलते हैं, टू शो ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन। मेरे पास 10 एसेट्स हैं, जब मैंने खरीदी थी तो 10 एसेट्स में एक एसेट की कीमत 5 थी, तो मेरे पास की वैल्यू कितनी थी, 50 लाख थी। और ये 2020 में खरीदी थी मैंने। आज 2023 में क्या मेरी वैल्यू 50 लाख ही रहेगी उन एसेट्स की? नहीं रहेगी ना। क्या होगी उनकी वैल्यू, कैसे पता चलेगा, डिप्रिसिएशन लगा के तो पता चलेगा। तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये डिपेंड करता है कि मेरे पास एसेट्स कितनी है। अच्छा, अभी आपने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं भाई बहुत मोटी पार्टी है, सामने वाले के लिए बोलते हैं, बिजनेसमैन जनरली बोलते हैं भाई बहुत मोटी पार्टी है। तो मोटी पार्टी वाला इतना बड़ा तोंद का घेरा लेके निकल रहा होता है, तब मोटी पार्टी बोलेंगे क्या उसको? भाई सामने वाली पार्टी 6 फुटा गबरू जवान है, 30-35 साल का, 6 फुट 6.5 फुट की हाइट है उसकी, बढ़िया चार्मिंग बंदा, और तुम बोल रहे हो भाई बहुत मोटी पार्टी है। कहाँ से लग रहा है मोटा? किसको बोलते हैं मोटी पार्टी? बताएगा कोई मुझे ऑनलाइन में, हिमांग कैसे बोलेगा मोटी पार्टी है? तो जिसकी जेब बड़ी हो। तो इसकी जेब बड़ी हो, मतलब मेरी जेब इतनी है ना, वो इतनी बड़ी जेब लेके चल रहा होता है ना। मेरी मेरी ये जेब यहाँ पर वो यहाँ तक जा रही है, जेब इतनी बड़ी जेब लेके। क्या कह रहे हैं हिमांग यार? अच्छा सुनो, एक और टर्म होती है इसके लिए, एक और टर्म यूज करते हैं, पता है क्या लिखा, मोटा आसामी, ऐसे भी बोलते हैं। भाई बहुत मोटा आसामी है, ऐसे बोलते हैं कई बार। हाँ, ये टर्म बिजनेस वाले से पूछना किसी, दे विल टेल यू भाई बहुत मोटा आसामी है। अब द पर्सन हु इज फ्रॉम असम, मोटा पर्सन फ्रॉम असम, वी टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन। इसी तरह बता दो जरा, ये मोटा आसामी का मतलब क्या, हैवी पर्सन फ्रॉम असम? नो सर। नहीं, इसको बोलेंगे मोटा आसामी, मालदार आदमी को बोलेंगे, धनवान व्यक्ति को, रिच पर्सन को बोलेंगे, है ना। कैसे पता लगाओगे, हाथ में सोने का कड़ा होगा उसके, ब्रेसलेट होगा उसके, है ना, गले में सोने की मोटी मोटी जंजीरें होंगी, है ना, और आईफोन का लेटेस्ट वर्जन, ठीक है, और वो मगरमच्छ की खाल वाले जूते पहने हुए हैं उसने, है ना, उसके शरीर से उसके कपड़ों से उसका वैभव झलक रहा है, ऐसे कुछ क्या? आपने देखा ना गोल्डन बाबा टाइप के लोग चल रहे होते हैं। तो एक दिन मैंने यहाँ देखा जीआईपी में एक बंदा, उसने गले में ना वो जैसे जलेबी की बड़ी बहन होती है ना, इमरती, देखिए किसी ने इमरती? ये देखिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स राउंड होती है, इमरती की तरह का उसने गले में एक सोने का हार पहना हुआ था, ठीक है, और सफेद कुर्ता पजामा, सफेद बिल्कुल जैसे नेताओं वाला सफेद कमीज और सफेद पैंट, एक्शन के जूते, और उसके साथ 2-3 बाउंसर चल रहे थे, हाथ में अंगूठियां, और गले में तो लोग तो चेन अंदर पहनते हैं, उसने कॉलर के बाहर पहनी हुई थी वो मोटी सी चेन, ठीक है, चल रहा था मोटा सा आमी। तो जरा समझें कि हमारा बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन इससे पता चलती है कि हमारे पास एसेट्स कितनी है और उनकी वैल्यू क्या है, एसेट्स कितनी है उनकी वैल्यू क्या है, उससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। हमारे पास फिक्स एसेट्स बहुत सारी हैं, हमारे ऊपर कर्जे बिल्कुल कम है, तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है। तो जब हमारी एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी, तभी तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का ट्रू एंड फेयर पिक्चर पता चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपने प्रोडक्शन किया,
आपकी कॉस्ट में डेप्रिसिएशन भी तो इंक्लूड होना चाहिए ना, तभी तो बचा। देखो, ये जो मेरा पेन बना, इस पर डायरेक्ट कॉस्ट क्या लगी? प्लास्टिक। प्लास्टिक दूसरा वाला ट्रांसपेरेंट, प्रिंटिंग जो हुई है, अंदर से क्या हुआ, ये स्पंज लगा, वो स्पंज के बाद ये जो वाटर टैंक है ये, और इसके अंदर जो इंक भरी गई है ये। और सुनो, इसके अंदर क्या होता है, एक ना आयरन की गोली भी है। वो क्यों है? आवाज आ रही है ना? वो गोली क्यों है? जब मैं इसको नीचे करूंगा ना, तो गोली जाती है, इंक के फ्लो को रोक देती है। वो भी है। तो जो मेटल की गोली है ना, जो साइकिल की बेयरिंग होती है, वो भी इसके अंदर लगी हुई है। ये डायरेक्ट कॉस्ट है। फिर मैंने एडवर्टीजमेंट किया, पैकेजिंग किया, प्रिंटिंग करवाया, वो सब इनडायरेक्ट कॉस्ट है। और डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो मेरे इस प्रोडक्ट की, और जो मशीन मैंने इसको यूज करने में लगाई है, वो एक साल में कितना यूज हुई है, वो भी तो मैं इसके अंदर जोड़ता हूँ। तो जो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट पता चलती है, किससे पता चलती है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों को जोड़ के निकालते हैं। और फिर जो सेल्स होती है उससे कंपेयर करते हैं, वी गॉट प्रॉफिट और लॉस। और आगे चलते हैं। अब सुनो, आपने क्या किया? आपने क्या किया, एक 20 लाख की गाड़ी खरीदी एक बंदे ने, और दूसरे बंदे ने भी 20 लाख की गाड़ी खरीदी। इस बंदे ने बोला कि 10 साल में गाड़ी बदलनी है, इसने बोला भी 10 साल में गाड़ी बदलनी है। ठीक है। इसने क्या किया कि हर साल 1-1 लाख रुपया, हर साल 2-2 लाख रुपया अपने पास, अपने पैसे से निकाल कर इकट्ठा करना शुरू किया। इसने कुछ इकट्ठा नहीं किया, गाड़ी चलाई, घूमा फिरा, ऑफ रोडिंग करी, हिमालयन रैली में घूमा फिरा, सब कुछ कर लिया। 10 साल बाद इसकी गाड़ी भी सेम पोजीशन पे है, जो कि करीब करीब 4 लाख में बिक रही है। और इसकी गाड़ी भी सेम उतने किलोमीटर चली, ये भी 4 लाख में बिक रही है। अब इसके पास 20 लाख ये 10 साल का, और 4 लाख है, 24 लाख इसके हाथ में है। इसके पास तो सिर्फ 4 लाख ही हाथ में है। तो क्या ये अब 25 लाख की डाउन पेमेंट के बाद एक बढ़िया क्वालिटी की एसयूवी नहीं खरीद सकता? और इसके लिए तो पुरानी गाड़ी खरीदना मुश्किल पड़ जाएगा। नहीं फर्क पड़ेगा। तो डिप्रिसिएशन क्या करता है आपको? प्रोवाइड करता है फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। डिप्रिसिएशन का मतलब है कि हम प्रॉफिट से कुछ निकाल के अलग रख रहे हैं बस, कि भाई इतना हमारा डिप्रिशिएट हो गया है। 10 साल बाद जब हमारी मशीनरी कंडम हो जाएगी, तब हमें क्या करना पड़ेगा? देन वील रिक्वायर मनी। कहाँ से आएगा वो पैसा? डेप्रिसिएशन का मतलब ये नहीं कि एसेट्स खत्म हो रही है, डेप्रिसिएशन का मतलब है कि प्रॉफिट से वो जो 2 लाख है आप निकाल के अलग रखते जा रहे हैं, मतलब यू आर डेलिबरेटली रिड्यूसिंग योर प्रॉफिट। और जो 2-2 लाख इकट्ठा हो रहा है आपके पास, वो क्या होगा? फ्यूचर में रिप्लेसमेंट के काम आएगा। इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिप्रिसिएशन चार्ज करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर आपके पेरेंट्स सीए हों, या अगर आपके पेरेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और आपके पास एसेट्स हों जो फैक्ट्री में यूज हुई हो, पूछना उनसे, वो डिप्रिसिएशन लगाते हैं, यूज करते हैं। गॉट इट? तो इससे क्या होता है, आपका फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट आपको मिलते हैं। ठीक है। और मैंने बोला ना, लीगल प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर वो भी कंप्लाई हो जाते हैं। तो क्या हुआ, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स जो भी थे वो हमने आज डिस्कस करे। क्या क्या डिस्कस करा? डिप्रिसिएशन की डेफिनेशन देखी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, डिप्रिसिएशन, डिप्लीशन, अमोर्टाइजेशन, इनके बारे में डिस्कशन किया हम लोगों ने। ठीक है। और क्या देखा? मोटा असामी भी पढ़ा, मोटी पार्टी के बारे में भी पढ़ा। ओह, दैट इज नॉट रेलेवेंट टू योर सिलेबस। और ये पढ़े हमने, यूज ऑफ एसेट्स है, एफ्लक्स ऑफ टाइम है, ऑब्सोलेसेंस है, और एक्सीडेंट्स है। ठीक है। अब एक थोड़ी सी बहुत क्विकली रिवाइज करते हैं, देखते हैं। जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, हम 3 फैक्टर ध्यान देते हैं। एक, व्हाट इज एक्विजिशन कॉस्ट? एक चीज, नंबर वन क्या? एक्विजिशन कॉस्ट क्या है? नंबर टू, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है? कार के मामले में दिल्ली के अंदर यूजफुल लाइफ क्या मानेंगे भाई? पेट्रोल कार 15 ईयर्स, डीजल कार 10 ईयर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी कुछ नहीं है, अभी कोई दिक्कत है, सीएनजी व्हीकल अभी भी कुछ नहीं है। ठीक है, सरकार ने अभी कोई उनकी एज फिक्स नहीं करी है। लेकिन पेट्रोल कार की 15 साल, और डीजल कार की कितनी? 10 साल, ये उन्होंने फिक्स करा है। गॉट इट? तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या हुई भाई? वही जो सरकार ने डिसाइड करी है। या मान लो आपके पास कार नहीं है, आपके पास मशीनरी है, प्रिंटिंग का बिजनेस है आपका, तो प्रिंटिंग मशीनरी जो है वो 4 साल या 5 साल में आउटडेटेड हो जाती है। तो एस्टिमेटेड लाइफ कितनी मानेंगे? 5 साल मानेंगे। ठीक है। आप, आयरन एंड स्टील मिल है आपकी, आप आयरन के रॉड वगैरह बनाते हैं, वहां 10 साल 20 साल तक चल जाती है। ठीक है। तो हर इंडस्ट्री के हिसाब से अलग अलग होता है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, आपने देखो ना, वो एल्यूमिनियम के फॉइल में गोलियां बन के आती हैं, टेबलेट्स बन के आती हैं, उसको पैक करने के लिए अलग तरह की मशीन्स होती हैं, वैसा करके। पैकेजिंग मशीन्स हैं, वैसा करके। तो एक होता है क्या? एक्विजिशन कॉस्ट।
दूसरा क्या होता है, एस्टिमेटेड लाइफ, और तीसरा होता है स्क्रैप वैल्यू। क्या हुई भाई स्क्रैप वैल्यू? जब ये मशीन की लाइफ पूरी हो जाएगी, अब ये मशीन कितने में बिकेगी, 1 लाख में बिकेगी, 2 लाख में बिकेगी, 50,000 में बिकेगी, वो एस्टिमेशन कर लेते हैं। वो एस्टिमेशन करने का तरीका होता है, उसके लिए प्रॉपर वैल्यूअर्स होते हैं, वो बता देते हैं आपको। तो जब हम डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे, उसका अकाउंटिंग एस्पेक्ट पढ़ेंगे, 3 चीजों पे ध्यान देंगे। नंबर 1, पोजीशन कॉस्ट क्या थी। नंबर 2, एस्टिमेटेड लाइफ कितनी थी। और नंबर 3, इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी थी। ठीक है, इन 3 चीज पे ध्यान देके और तब हमारा प्रैक्टिकल शुरू होगा। तो दैट विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे नहीं है। आई डोंट वांट टू स्टार्ट प्रैक्टिकल इन द एब्सेंस ऑफ स्टूडेंट्स हियर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे इसको, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और अच्छा लगेगा आपको करते हुए। ठीक है, सो आई एम वाइंडिंग अप द क्लास नाउ। ओके, बाय बाय।